अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, खित्ते के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं और पाकिस्तान इन तब्दीलियों के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और आज हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के देर पा अमन और खित्ते की पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कोशिशें की और इसके अंदर चीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आज हमने देखा कि चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अहम तरीन इजलास हुआ है अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में, जहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही, जहाँ पर अफ़गानिस्तान को भी चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत सीपेक का हिस्सा बनाए जाने का फैसला किया गया है। और इसके साथ मज़ीद क्या इस मीटिंग के असरात होंगे, जब बिलखुसूस 3 वज़ीर ख़ारजा आज काबुल में मिल बैठे थे, इस पर आज की शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि भारत की तरफ से रशिया से तेल की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और अब एक और अमरीकी इदारे के सरबराह ने भारत पर रशियन ऑयल के ज़रिए से भारी जो मुनाफाखोरी है और जो जिस तरीके से उन्होंने रशियन मार्केट को एक्सप्लॉइट की है इंडियंस ने, उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने रिजर्वेशन शो की हैं। ये माजरा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे हम कि झल मक्सी, जो कि बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से तेल और गैस की पैदावार जो कि एक दहाई कबल डिस्कवर हुई थी, लेकिन कौन सी ऐसी वजूहात थी कि ये तेल और गैस जो इंतहाई सस्ती थी, क्यों हमारे सिस्टम में आज तक शामिल नहीं हो सकी थी। और अब OGDCL की काविशों के नतीजे में ये जो गैस सिस्टम में शामिल हुई है, जो खाम तेल पैदा हो रहा है, इससे सालाना हमें $298 मिलियन की कैसे बचत होगी, ये तफसीलात भी एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आलमी तनाजुर में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और उन बड़ी तब्दीलियों का महवर और मरकज़ पाकिस्तान बना हुआ है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने अफ़गानिस्तान के अमन के लिए सबसे ज़्यादा जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान को ख़ुद दहशतगर्दी के इस जंग का सामना करना पड़ा। 90,000 से ज़्यादा लोगों ने इस जंग के ख़िलाफ़ अपनी जानों के नजराने पेश किए। $100 अरब से ज़्यादा हमें नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अफ़गानियों की न सिर्फ मेज़बानी की, बल्कि वहाँ पे तमीर व तरक्की के अंदर भी अपना किरदार अदा करने का सिलसिला जारी रखा। अगरचे कि जो कुछ अफ़गानिस्तान से हो रहा है दुनिया के सामने ढका छुपा नहीं है, लेकिन चीन भी आगे बढ़ा और अमेरिका हमें थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। चीन ने इनिशिएटिव लिया। इससे पहले बीजिंग के अंदर इसाक डार साहब से अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई, लेकिन आज तीनों वज़ीर ख़ारजा काबुल में इकट्ठे मौजूद हुए और जहाँ पर वो सीपेक में अफ़गानिस्तान को शामिल करना चाह रहे हैं, वहीं पर काउंटर टेररिज्म और उसके साथ टेररिज्म की लानत के ख़ात्मे के लिए भी वहाँ पर बातचीत हो रही है। किस निगाह से देख रहे हैं इस अहम तरीन मीटिंग को और इसका आउटकम मुमकिन तौर पर क्या होगा? बिलखसूस अफ़गानिस्तान सीपेक का पार्ट बनता है तो कितना फ़ायदा है अफ़गानिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और इस पूरे खित्ते के लिए? भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चाइना जो है, डोर के चाइना ने अपनी इकनॉमिक माइट जो है वो बता दी है। इसके हवाले से जो फ़ौजी और जो फ़ज़ाइया के हवाले से भी जो दरकार होती है वेपनरी, उस हवाले से भी उन्होंने अपनी माइट जो है ना वो दिखा दी है और पाकिस्तान के थ्रू दिखाई है। आपको पता है कि अब वो यानी कि उसका जो बोलबाला है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का दफ़ाई हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा ऊंचा चला गया है और मगरब बहुत पीछे रह गया उससे। लेकिन अब यह है कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है और उसका जो मेन जो पायलट प्रोजेक्ट है वो सीपैक है, जो पाकिस्तान में उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो सीपैक 2 जो है उस पर बड़ा काम हो रहा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी 31 अगस्त को चाइना में होंगे और वो भी इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। वहाँ पे कौन कौन से सीपैक 2 के तहत हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहे हैं, ज़राअत में भी, मादनियात में भी, और भी जो सेक्टर्स हैं उनमें काम करना जाएंगे और जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं उनको फंक्शनल बनाने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान एक ऐसी कड़ी है कि अगर ये मिल जाती है और सीपैक का हिस्सा बन जाती है तो आगे जो अफ़गानिस्तान के बाद सेंट्रल एशिया स्टेट्स शुरू हो जाती है। तो अगर वहाँ पे अमन कायम होगा और पाकिस्तान में अमन कायम होगा तो ये जो प्रोजेक्ट है BRI का प्रोजेक्ट है जो है ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा पूरा रीजन जो है ना, फ्रॉम साउथ एशिया टू सेंट्रल एशिया, जी,
जो कि पाकिस्तान लीड करता हुआ नज़र आ रहा है और चाइना उसकी बैक पे है, उसमें अफगानिस्तान अगर हिस्सेदार बन जाता है तो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी। और उसके इवज सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी जो है उसका बहुत ज़्यादा जो तरक्की के जो कह सकते हैं कि फल वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो उसी सूरत में है कि जब अफगानिस्तान उसका हिस्सा बने। तो इसी सिलसिले में पिछले दिनों बीजिंग में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने बुलाया था। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं, सागडार साहब वहाँ पे पहुँचे थे, और हम जो अफ़गानी जो काउंटर पार्ट थे वो भी वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ पे ये फैसला हुआ था कि उसी का ये फॉलो अप मीटिंग है यहाँ पे। बिल्कुल सही। तो जो काबुल में आज मीटिंग हो रही है उसमें यही बातें डिस्कस करनी है, और ये बातें उस वक्त ये सक्सेसफुल स्टोरी होगी बट साहब जब यहाँ पे अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है ये इंश्योर करेगी कि उनकी जो सॉइल है वो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं पाकिस्तान में वो उसका हिस्सा ना बने। तो उसी सिलसिले में अब वो उनसे कोई गारंटीज़ वगैरह भी ली जाएंगी मेरे ख्याल में, और वो भी इंश्योर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त का जो रजीम है, तालिबान रजीम, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है कि वो भी CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और अगर वो हिस्सा बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये जो है CPEC और BRI एक सक्सेसफुल एक स्टोरी बन जाएगी जी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये जो मीटिंग होगी तो हमारे जो चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फिर पाकिस्तान में आएंगे, और पाकिस्तान में आपको पता है सालाना एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, वो इसमें हिस्सा लेंगे, और पाकिस्तान उस डायलॉग में जो है चाइना के साथ उन चीज़ों को भी फाइनलाइज करेगा जहाँ जो SCO की मीटिंग जो हो रही है चाइना में, तो उसका एजेंडा भी सेट होगा, और साथ साथ हमारी बायलैटरल मीटिंग्स भी होगी। SCO की जो साइडलाइंस मीटिंग्स में हमारी बायलैटरल मीटिंग्स भी होगी जहाँ पे JCC की कॉन्फ्रेंस भी होगी, और वहाँ पे फिर हमने एजेंडा सेट करना है CPEC 2 का भी। तो इस हवाले से अफगानिस्तान को भी टच कर रहे हैं जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, और फिर उन्होंने पाकिस्तान आए हैं। उससे पहले वो इंडिया भी गए थे, ठीक है ना। तो इंडिया भी उन्होंने अपनी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, इंडिया में वो मोदी से भी मिले हैं, जयशंकर से भी मिले हैं, और वो जो अजीज दोवल है वो भी मिले हैं। उन्होंने बड़ा तरला मिन्नतें की हैं कि जी हमारे साथ आप जो है वो थोड़ा बहुत हमारे साथ बॉर्डर ट्रेड करें। तो उसमें उन्होंने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी खामोश थी, और वो बस उन्होंने सुना है, आगे से कोई वादा वईद नहीं किया। और अब देखते हैं कि उनके अंदर एक बड़ी कोल्ड वार तो शुरू हो चुकी हुई है, और काफ़ी जो है उनकी आपस में बनती नहीं है। लेकिन चूँकि ट्रंप ने और US ने उस बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है इंडिया पे, और इंडिया जो है ना अब वो SCO में एक मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहता है, चाइना के साथ मिलना चाहता है, रीअलाइनमेंट करना चाहता है, उनके पीछे छुपना चाहता है, बेसिकली छुपना चाहता है। जो रैथ है, जो गुस्सा है US प्रेसिडेंट का, ट्रंप डोनाल्ड का, उससे बचने के लिए एक्चुअली वो रीअलाइनमेंट करने के चक्रों में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के जो तल्लुकात में उसमें कोई असर पड़ेगा, बल्कि उसमें बढ़ावा ही होगा। और जब अफगानिस्तान इसमें हिस्सेदारी करेगा तो फिर पाकिस्तान में डेफिनेटली जो हमारे जो मगरबी सरहदें हैं वो हमारी महफूज होनी शुरू हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हवाले से ये जो मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो काबुल में हो रही है। मतलब इस अहम मीटिंग का तो हवाल हमारे नाज़रीन ने जान लिया आपसे, लेकिन ज़रा वो हवाल भी शेयर करें जो कि अमरीकी इदारे के किसी सरबराह ने, जो कि इंडिया की उसने बड़ी सरजनिश की है कि वो किस तरीके के साथ रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीद कर कैसे वो प्रॉफिटिंग कर रहा है और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो किस बात के ऊपर उन्होंने सरजनिश की है? देखें भट्टी साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उसका जो एजेंडा है वो मेन एजेंडा जो है, और जो वो अपना स्लोगन लेके आया था वो लेके आया था कि US फर्स्ट जी। तो उसने यही कहा था कि एक तो मैं जंगें ख़त्म करूँगा, और दूसरा यह है कि मैं देखूँगा कि जो हमारे इंटरेस्ट को कौन मीट कर रहा है और किसने हमारे इंटरेस्ट को डैमेज किया है जी। तो जब उसने एनालिसिस किया तो उसने कहा हो इंडिया तो जो है इसने तो बहुत ज़्यादा हमारे जो इंटरेस्ट को डैमेज किया हुआ है, और हम इसको पैम्पर करते रहे हैं। माजी में वो US वेवर ईरान के हवाले से भी लेता रहा, और उसने
बल्कि ये समझ लें कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी 2022 में जब प्यूटन ने हमला किया, रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, तो फिर उन पे सैंक्शंस लगी थी और वो प्राइस कैप मैकेनिज्म के तहत वो सैंक्शंस लगी थी और उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया था, ओके, वेवर दिया था इंडिया को कि तुम रशिया से ऑयल ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम ऑयल लो और उसको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाओ और फिर अगेन तुम उन नेटो कंट्रीज को और यूएस को बेचो। ठीक, तो ये एक्चुअली इसका जुर्म ये था अच्छा, कि इसने प्रॉफिट मेकिंग बड़ी की उससे और उसका फ़ायदा उठाया। और मज़े की बात जो ये है, जिसने सैंक्शंस लगाई थी जिन मुल्कों ने, उन्हीं को ये बेचता भी रहा है। तो इस हवाले से ये जुर्म ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो इस पे जो है ना उसने नोटिस लिया था ट्रंप ने, और उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो अमेरिका के जो बड़े इंपॉर्टेंट अदारे हैं उन्होंने इस पे नोटिस लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इनको यूएस पैम्पर करता रहा, लेकिन ये एक्सपोज हुआ है, जो हमारी 4 दिन की लड़ाई हुई थी उसमें ये जो है ना एक्सपोज हुआ और पता चला कि यार ये तो अपने आप को जो है एक माइटी और रीजनल पावरफुल एक फोर्स के तौर पे लोगों को अपना तारुफ करवाते फिर रहा है दुनिया में और इमर्ज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो कमी है। तो ये तो हमारी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है, तो इसको उसने कट टू साइज किया है बेसिकली। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस पे सख्ती के दिन आए हुए हैं और ये रीअलाइनमेंट के चक्रों में पड़ गया है और चाइना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। और जयशंकर ने फिर एक तूफानी दौरा अपनी तरफ से किया था और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो जाहिर है जब कोई बंदा आता है तो जो स्टेट क्राफ्ट होता है वो ऐसे ही बिहेव करता है, तो फिर उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे भेजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइस मेल्ट हो गई है, उनके अंदर बड़ी खौफनाक लड़ाई है। तिब्बत में बड़ी खौफनाक लड़ाई चली है, वहाँ पे उत्तर जो प्रदेश है उन पे उनका दावा है उनका, फिर वो एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं, तो उनके बड़े मामलात जो हैं। और इसने फिर माजी में बिट्रे भी किया हुआ है इंडिया ने, ब्रिक्स का जो ब्लॉक है उसमें इसने बिट्रे किया हुआ है जब उन्होंने जॉइंट करेंसी अपनी अनाउंस करनी थी, तो इसने बिट्रे किया था। तो कहने का मतलब ये ना ये इधर का है ना उधर का, इस पर रिलाय नहीं करेगा चाइना। लेकिन चाइना जो है उसकी पॉलिसी ये होती है कि वो सुनता जरूर है, काम वो अपनी मर्जी से करता है। बिल्कुल ठीक है, चाइना अपनी काम अपनी मर्जी से करता है, लेकिन भारतीय मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारत के जितने झूठे दावे थे, प्रोपेगेंडे थे, वो अब दुनिया के सामने आश्कार हो रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं, आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन आई है, कल भी हमने जो है जलमक्सी की जो गैस फील्ड है उसकी जो डेवलपमेंट 10 साल जो लेट हो गई, तो उसके आप मुझे बताएं कि उसके क्या फ़वायद होंगे, और अगर वो अभी तो ऑपरेशनल हो गई है तो वो मार्जिनल जो प्राइस है उस पर सदर्न गैस कंपनी के हवाले वो कर दी गई है उसकी एलोकेशन, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान की इकानमी को, और सालाना कितना हमें फ़ायदा होगा, ये क्या आपने वर्कआउट किया है? लेटेस्ट आपके पास पता चला है कि बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है, ज़रा हमारे व्यूज़ को ज़रा उसमें एतमाद में लें। खाल साहब, हम एक्सक्लूसिव वेव्स के चैनल के ज़रिए से ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा एक बड़ा प्राइम फोकस रहा है इस पर, क्योंकि किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के अंदर उसके तवानाई के शोबे का कलीदी किरदार है। वो बिजली हो, गैस हो, क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो, ये वो शोबे हैं जिससे आपके मुल्क की सनती पहिए चलता है, एनर्जी का साइकिल चलता है। अगर ये सस्टेनेबल है और उसके साथ साथ अफोर्डेबल है तो फिर आप पायदार तरक्की की मनाजिल तय करते हैं। तो इसलिए हमारा हमेशा आप पर मेरे ये शोबा बड़े दिल के करीब रहा है। OGDCL जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की स्ट्रेटजिक कंपनी है, लेकिन कुछ सालों तक हमने देखा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमती तवज्जो थी LNG के टर्मिनल लगाएं, LNG इंपोर्ट करें, और कंपनी के अंदर भी जो हमारे इंडिजिनस ये हमारे जो रिसोर्सेज थे इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जहां एक टाइम के अंदर OGDCL 50,000 बैरल क्रूड ऑयल पैदा कर रही थी, डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हुआ, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन 30,000 तक नीचे आ गई, गैस भी डिप्लीटिंग ट्रेंड पे, डिप्लीटिंग साइड पे थी। बिल्कुल सही। तो नेट जो इजाफा होना था वो उल्टा डिप्लीशन की नज़र हो रहा था। सही है। फिर हमने देखा कि अहमदियात लक साहब ने जब जिम्मेदारी संभाली, उसके साथ जो जुडिशल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन है जफ़र मसूद साहब, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी टीम और अहमदियात लक साहब और जुडिशल की टीम, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना। अच्छा। और एक बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइज तरीके से सब सर जोड़ कर बैठे। ये वो कंपनी है जो न सिर्फ OGDCL को, OGDCL के अंदर काम करने वाले अफसरान मुलाजमीन के ख़ानदानों, बल्कि
कौमी खजाने और पूरे मुल्क की सही। एनर्जी के हवाले से एक उसकी ना एक अहम उसकी बैकबोन तस्वर की जाती है। सही। हम सब ने मिलके काम करना है, सही। तनदही से काम करना है, दिल जमई से काम करना है। जफर मसूद साहब और उनके बोर्ड की बैकिंग आई एमडी साहब को। एमडी साहब ने अपना प्लान बनाया कि नए वेल की हम ड्रिलिंग तो करेंगे, एक्सप्लोरेशन काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी एग्जिस्टिंग डिस्कवरीज हैं जो सिस्टम में नहीं आ सकी और जो सिस्टम में आने के बाद डिप्लीट हो रही हैं, उनको हमने वहां से भी तेल और गैस की पैदावार को हम मजीद बढ़ा सकते हैं। सही। इस विजन, इस बैकग्राउंड के साथ सबने मिलकर काम किया। एमडी जुडिशियल अहमदियत लक साहब, जफर मसूद साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जुडिशियल की टीम, उसका समरात आना शुरू हुए। मुख्तलिफ फील्ड से तेल और गैस की पैदावार में पहले नेट इजाफा होता रहा है। वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगाए, सबमर्सिबल कहीं पंप लगाना पड़े, मुख्तलिफ इकदाम किए। लेकिन एक ऐसी फील्ड थी जो कि बलूचिस्तान के ज़िले झल मक्सी में थी। 2013 में यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के जो है ना वो डिस्कवरी के बाद यहाँ पर जो प्लांट लगना था ना खाली सब वो इंपोर्ट भी कर लिया गया। अच्छा। $15.8 मिलियन की लागत से। अच्छा। लेकिन फिर पता चला कि वहाँ पे पाइपलाइन डल सकती, बड़ी अरसा कोशिशें होती रही। अल्टीमेटली OGDCL ने फोर्स मेजोर क्लेम कर दिया। अच्छा। फिर कोशिशें हुई थर्ड पार्टी के जरिए बेचते हैं, फिर भी वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो पा रही थी। फिर सिक्योरिटी के मसाइल थे, पाइपलाइन का मसला था, बहुत से इशूज थे। अल्टीमेटली वहाँ गैस मौजूद थी, बड़ा गैस का जखीरा मौजूद है, जिससे 14 में जी नहीं हो पा रही थी। 14 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, उसके साथ 45 बैरल क्रूड ऑयल। फिर उसको फैसला किया गया कि गवर्नमेंट की 1997 की पॉलिसी की बजाय हम मार्जिनल गैस प्राइसिंग की पॉलिसी है। लग साहब ने, उनकी टीम ने कंसेप्ट नोट तैयार किया, बोर्ड ने सपोर्ट दी, ECC गए, वहाँ से मार्जिनल गैस प्राइसिंग ले ली इस फील्ड के ज़रिए से। अच्छा, जिसके नतीजे में वो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वायबल हो गया। अच्छा। SSGC को एक्टिवेट किया गया। 98 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी, वो उस पर काम उन्होंने तेज़ किया। उसके अंदर भी बड़ी मसले मसाइल थे, लेकिन अच्छा। मुझे अंदाज़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सपोर्ट और लग साहब की परसुएंस के नतीजे में फिर वो काम भी मुकम्मल हुआ। अब सबसे बड़ा मसला था कि जो आपने 12 साल पहले आपने प्लांट इंपोर्ट किया था, उसकी मशीनरी उस मशीनरी की उसमें तो रस्टिंग आ गई होगी, पुरानी मशीनरी, सॉफ्टवेयर चेंज हो गए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, उसको कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको ऑपरेशनल किया जाए, अभी सबसे बड़ा चैलेंज था। अगेन लग साहब ने डिसाइड किया और जुडिशियल की टीम ने डिसाइड किया, बोर्ड ने डिसाइड किया कि हमने कफ़ायत शारी इस एंगल में कि यहाँ पर पैसे का ज़्यादा ना हो और हम मिनिमम कॉस्ट के साथ इसको इसी जो मशीनरी है इसको हम रीएक्टिवेट करें। अब इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था कौन सा ऐसा प्लेयर आए जिसकी ये सलाहियत हो, चूँकि जो गारंटी करे कि मैं इस मशीनरी को दोबारा से रीएक्टिवेट करके गारंटीड रिजल्ट दूंगा। अच्छा। क्योंकि उसको परफॉर्मेंस गारंटी भी जमा करानी पड़ती है। अगर वो नाकाम हो जाए प्लांट उस मुताबिक काम करने से, तो फिर वो तो उसको तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, डिफॉल्ट कर देगा। अल्टीमेटली गैर मुल्की कंपनी ने भी हिम्मत नहीं की, चाइनीज की भी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा। आप सुनकर हैरान होंगे, पाकिस्तान की कंपनी है गैसको इंजीनियरिंग। अच्छा। गैसको इंजीनियरिंग की, जिसके हम पाकिस्तानियों में बड़ी सलाहियतें खास साहब, पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने बेपनाह टैलेंट से नवाजा है। हम अंडरमाइन करते हैं अपने आप को। जी एग्जैक्टली। तो जुडिशियल ने तमाम क्राइटेरिया को मेरिट पर परसू किया। उस कंपनी ने कहा कि नहीं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम उसी मशीनरी को दोबारा से स्टैंडर्ड के मुताबिक हम उसको ना रीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जो गैसको के साथ काम करते थे, गैसको जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अच्छा। उन्होंने खालिद साहब सिक्योरिटी के बहुत चैलेंजेस थे। बलूचिस्तान के अंदर झल मक्सी का इलाका है, दरमियान में बहुत से मसाइल रहे, लेकिन उसके बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट से, FC की सपोर्ट से अल्टीमेटली उस टीम ने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया, जिसके नतीजे में इस प्लांट की कमर्शली इसका जो ऑपरेशन है स्टार्ट हो चुका है। लेटेस्ट उसको सॉफ्टवेयर के मुताबिक उसको दोबारा से उसको अलाइन किया गया है, स्काडा सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से ना ये प्लांट अब उसने काम शुरू कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग खास सब ये है कि $15.8 मिलियन का शुरू में आपने प्लांट लिया, पाइपलाइन डाली, इसको रीएक्टिवेट किया,
सारी 22 या $22.5 मिलियन की ये लागत थी। टोटल कोई 37-38 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई। अब सबसे बड़ा, जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि ये पे बैक पीरियड इसका क्या है। आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप सुनकर हैरान होंगे OGDCL का कितना शानदार प्रोजेक्ट जो सालों बंद पड़ा रहा है। इसका इस तमाम एफर्ट के बाद, जिसके अंदर हौसले का मुजाहरा करना पड़ा, रिस्क लेना पड़ा, सिर्फ 2 साल के अंदर पे बैक इसका टाइम है। अच्छा। जो आपने इन्वेस्टमेंट की, आगे सुन लीजिए, जो मिसाल के तौर पर $38 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल में पूरी हो जाएगी। उसके बाद सुन लीजिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कितनी है, जी तकरीबन 0.52 मिलियन डॉलर पर MMBTU। अच्छा, बहुत थोड़ी है। उसके बाद सुन लीजिए, इस गैस के सिस्टम में इंजेक्ट होने के नतीजे में कौमी खजाने को सालाना $298 मिलियन की बचत होगी। वो बड़ी सब कैसे? ये कैसे होगी? इस वक्त RLNG के रेट के साथ इसको वर्कआउट किया है कुछ एक्सपर्ट्स ने। 12.07 या $12.60 पर MMBTU RLNG की प्राइस है। ऐसे ही 14 MMSCFD आप गैस यहाँ से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतनी गैस आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं साल में, तो उसके नतीजे में आपको ये अमाउंट आपको बचत हो रही है। वो इतनी गैस कंपेयर करें। और सबसे बढ़कर अब जब यहाँ से इसको मार्जिनल गैस प्राइसिंग मिली है, इसमें से 50% टैक्सेस रॉयल्टी के मद में गवर्नमेंट के पास रकम वापस आ जानी है। पाकिस्तानी रुपये में आपने पेमेंट करनी है OGDCL को। झल मक्सी के अंदर और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बचत है, उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बचत है। झल मक्सी के अंदर बलोचों को रोजगार मिला है, उनको गैस मिलने जा रही है। उसके साथ साथ वहाँ डेवलपमेंट हुई है, साफ पानी मिला है, सेहत की सहूलियात मिली हैं, तालीम मिले है, CSR के भी और बहुत से काम होने हैं। सबसे बढ़कर एंड के ऊपर बताता जाऊँ खालिद साहब, जो सबसे बड़ी पॉइंट इसको ये थी, स्टैंडर्ड गैस की नज़र में हमने इसको किया हुआ था। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी गैस जो डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजंस हम उसको कनेक्ट करके कमर्शियली सेल नहीं कर पा रहे, पाइपलाइन में नहीं डाल पा रहे। खालिद साहब, उसकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊं, ये मुझे आज किसी अफसर ने DGPC के ऑफिस से बताया। एक अंदाजे के मुताबिक उसकी जो वॉल्यूम है 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। अल्लाह अकबर। हम कतर के ज़िम्मे ENI के हत्थे चढ़े हुए हैं और RLNG की खरीदने की सकत नहीं रही, डॉलर्स के ऊपर प्रेशर है। भाई हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कॉन्फ्रेंसिस में बार बार इजहार करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुदरत ने पाकिस्तान को कितनी बेशबहा कीमती गैस मादनियात से नवाजा हुआ है। सिर्फ हमारी मिसमैनेजमेंट और हमारी लीडरशिप का जो फुकदान रहा माजी में, उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। OGDCL को मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा, गैस को पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कंपनी उसको क्रेडिट देना चाहूँगा, जिन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है और स्टैंडर्ड गैस जो सिस्टम में नहीं आ पा रही उसको सिस्टम में लाने की राह हमवार कर दी है। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि इन गैसेस को फौरी तौर के ऊपर हमें अपने सिस्टम में लाना चाहिए। बिल्कुल भट्टी साहब ने आपने बजा फरमाया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है मुल्क के अंदर, ज़ाहिर है उसकी भी एक लहर जो है जारी व सारी है, करप्शन भी हो रही होती है और बड़ी खौफनाक खबरें भी आ रही होती हैं। और जब वहाँ पे इस किस्म की खबरें आ रही हों और वहाँ पे इतने पॉजिटिव काम भी हो रहे होते हैं और बड़ी अच्छी यानी कि न्यूज़ जो है जो रस घोलने वाली होती हैं कानों में, तो इस किस्म भी आ रही होती हैं। तो लगता है कि पाकिस्तान जो है माशाल्लाह अल्लाह पाक ने ब्लेस किया हुआ है बड़ी नेमतों के साथ। तो अगर कुछ लोग और कुछ डेडिकेटेड जो हमारी फर्म्स हैं और प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं वो भी काम कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। हमें इसकी जितनी शाबाश देनी चाहिए वो कम है मैं समझता हूँ। और इस हवाले से भट्टी साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया है, पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑल द टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ भट्टी साहब कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में मिनरल्स के ज़खायर हैं, पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं, पाकिस्तान में जो आपने अभी बताया कि जो स्टैंडर्ड गैस है वो इतनी ज़्यादा है हमारे पास, तो हम सिर्फ जो है वो नेगेटिविटी का शिकार हो गए हुए हैं। और शेल गैस के ज़खायर हैं, टाइट गैस के ज़खायर हैं, बाहर की दुनिया यहाँ पे कंपनीज आना चाहती है, तो क्या कुछ नहीं अल्लाह मियां ने दिया। बिल्कुल सही। तो बस वक्त की ज़रूरत यह है कि मैं समझूंगा भट्टी साहब आप इसको ज़रा जी बिल्कुल ख़त्म करें। जी बिल्कुल खालिद साहब, पॉजिटिव नोट बिल्कुल ऐसे इसका पॉजिटिव नोट ये है, OGDCL और उनकी टीम ने और पाकिस्तानियों ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है।
अपने लोगों के ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी, OGDCL की पूरी टीम, OGDCL के MD, OGDCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन OGDCL बोर्ड ज़फ़र मसूद साहब, और उसके साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले पाकिस्तानी मज़दूर, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के लोकल अवाम, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि और हमारी जो गैस जहाँ कहीं भी मौजूद है, स्टैंडर्ड गैसेस, उनको सिस्टम में लाना चाहिए। सस्ती और मुल्की तवानाई के जो ज़राए हैं, यही हमारी पायदार तरक्की के ज़ामिन हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।